हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं दिव्या शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ विजन इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय अजय सर पर। तो राजस्थान की कला एवं संस्कृति और बैच अपना कर्तव्य बैच स्पेशल बीएसटीसी बैच के लिए जो अपनी क्लासेस चलाई जा रही हैं, कर्तव्य बैच नाम से क्लासेस हैं और आपका एग्ज़ाम है 30 तारीख को। 30 तारीख को आपका एग्ज़ाम है और आपकी जो सभी उससे पहले होने वाली जितनी भी कर्तव्य बैच की क्लासेस हैं, एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख कर जानी है आपको। और कला संस्कृति की आज अपनी सेकंड नंबर क्लास है और आज जो अपने टॉपिक करने वाले हैं वो टॉपिक है जनजाति, दुर्ग, लोक वाद्य यंत्र और लोक नृत्य। इस हिसाब से अपने सारे टॉपिक लगभग कंप्लीट कर देंगे। तो आपको भी अपनी तैयारी अच्छे से करनी है और जितनी हो सके अब रिवीजन और आपको प्रैक्टिस करना है। तो अपने स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और स्क्रीन पर आपका पहला क्वेश्चन आ चुका है। फटाफट जितने भी विद्यार्थी लाइव आ चुके हैं वो इस क्वेश्चन का आंसर दो और क्लास को शेयर कर दो और शेयर करके वापस क्लास में आ जाओ, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है तारा बांध की ओढ़नी राजस्थान की किन स्त्रियों की लोकप्रिय वेशभूषा है। तो अब पूछा गया है कि एक ओढ़नी है, उस ओढ़नी का नाम क्या है? तारा बांध की ओढ़नी। जब तक आप बताते हो तारा बांध की ओढ़नी तो एक ओढ़नी और है, कौन सी? केरी बांध की ओढ़नी। कौन सी है? केरी बांध की ओढ़नी। ये ओढ़नी और तारा बांध की ओढ़नी जिन स्त्रियों द्वारा लोकप्रिय है वो कौन है? आदिवासी। आदिवासी जो महिलाएं हैं उनकी लोकप्रिय ओढ़नी तो कौन सी है? तारा बांध की ओढ़नी और उनके द्वारा केरी बांध की ओढ़नी भी ओढ़ी जाती है। एक नाम सुना होगा आपने, किसका? पोमचा। सुना हुआ है सभी ने नाम? पोमचा। पोमचा जो है अपने 3 रंग के पोमचे होते हैं। कितने रंग के? 3 रंग के होते हैं। एक होता है कौन से रंग का? काले रंग का, ठीक है। एक काले रंग का होता है, एक होता है गुलाबी रंग का और एक क्या होता है? पीले रंग का पोमचा होता है। ये 3 रंग के पोमचे हैं। अगर इन तीनों की बात करें, इन तीनों को अलग अलग अवसर पर इनको ओढ़ा जाता है। अब ये तीनों के अलग अलग अवसर है कौन कौन से? सबसे पहले है पीले रंग का। पीले रंग का जो पोमचा है पुत्र प्राप्ति पर, पुत्र होने पर जो महिला है, जो माता है, उसके द्वारा जो ओढ़नी ओढ़ी जाती है। पोमचा क्या एक प्रकार की ओढ़नी है और ये पोमचा किस रंग का ओढ़ा जाता है? पुत्र होने पर पीले रंग का। अगर उस महिला के पुत्री हुई है तो कौन से रंग का पोमचा ओढ़ेगी? गुलाबी रंग का। अगर कोई विधवा महिला है तो विधवा महिला द्वारा जो पोमचा ओढ़ा जाता है वो कौन सा पोमचा होता है? वो काले रंग का पोमचा होता है और इसी काले रंग के पोमचे को बोला जाता है चीड़ का पोमचा। क्या बोला जाता है? चीड़ का पोमचा भी इसे बोला जाता है। इतनी बातें आपको और याद में रखनी है। हाँ जी, क्लास एकदम अपनी सही चल रही है, कंटिन्यू चल रही है और इस क्लास में अपने लगभग क्वेश्चन करने वाले हैं 40 से 45 क्वेश्चन। अब जिस भी विद्यार्थी ने आंसर दिया था आंसर नंबर 3, उन सभी का क्या हो गया? एकदम राइट हो गया क्वेश्चन। अब चलते हैं अपने सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है? अब पूछा कि सर्वाधिक प्रतिशत वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है, तो आपको याद होनी चाहिए सबसे पहले नंबर पर कौन आते हैं? मीणा। दूसरे नंबर पर कौन आते हैं? भील। मीणा, भील, उसके बाद आता है गरासिया। मीणा, भील, गरासिया, फिर आती है कौन सी जनजाति? सहरिया। ये चारों तो आपको याद ही रखनी है कि पहले नंबर पर कौन है? मीणा, दूसरे पर भील, तीसरे पर गरासिया और चौथे पर कौन है? सहरिया। अगर मीणाओं का निवास स्थान पूछे आपसे तो आप क्या करोगे? जयपुर। क्या करोगे? जयपुर। सर्वाधिक जनसंख्या जिनकी है वो कहाँ निवास करेंगे? जयपुर में। पिछली क्लास में मैंने आपको एक टेक्निक भी बताई थी इसकी। और भील जो है, भील सर्वाधिक निवास कहाँ करते हैं? मेवाड़ में। और मेवाड़ में जिला अगर आपसे एक पूछ ले तो कौन सा? उदयपुर जिला। अब एक है गरासिया, एक है सहरिया, एक है गांव और एक है शहर। इस टाइप से आपको याद करना है। गै से गांव और शह से शहर याद करना है। तो गांव वाले लोग कहाँ पर रहेंगे? रोही में। कहाँ रहेंगे? रोही में। तो कौन सा जिला याद रखोगे? सिरोही। और शहर वाले कहाँ जाते हैं खाना खाने? बाढ़। तो बाढ़ से याद रखोगे 12 जिला। अब क्या है, शहरिया जनजाति से जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, 12 तो सभी स्टूडेंट याद कर लेते हैं। इसकी तहसीलों से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसकी तहसील कौन कौन सी अगर याद रखो आप, एक है किशनगंज, एक है किशनगंज और एक है शाहाबाद। इन 2 तहसीलों में क्या है? सहरिया जनजाति सर्वाधिक निवास करती है। अब किस स्टूडेंट को पूरी 8 की 8 जनजातियां याद है वो अपने कमेंट बॉक्स में छाप दो
कि मीणा, भील, गरासिया, सहरिया, 4 मैंने बता दी और 4 आपको लिखनी है। तो सर्वाधिक प्रतिशत वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी हो गई है? मीणा। और सर्वाधिक शिक्षित जनजाति भी कौन सी है? मीणा। और सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? वो है भील। सबसे प्राचीन भील है और सर्वाधिक जनसंख्या में और शिक्षित जनजाति कौन सी है? मीणा जनजाति है। इस क्वेश्चन का अपने राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? भीलों के वस्त्रों के संदर्भ में फेंटा क्या है? अब बताओ कि फेंटा क्या है। मैं आपको बता देती हूँ, इसमें एक तो नाम आता है फेंटा, एक आता है खपटा, एक आता है पोत्या। ये तीनों एक ही प्रकार हैं। क्या प्रकार हैं ये? तीनों के तीनों साफे के प्रकार हैं। तीनों के तीनों किसके प्रकार हैं? साफे के। आज से पूछे फेंटा क्या है, खपटा क्या है या पोत्या क्या है? तीनों के तीनों क्या है? साफे के प्रकार हैं। तो ऑप्शन चेक करते हैं अपने। पुरुषों का आभूषण, ओढ़ने वाला मोटा लबादा, एक प्रकार का बालकों का वस्त्र, एक प्रकार का सिर का वस्त्र है पगड़ी। तो साफा सिर पे बांधा जाता है ना, तो एक प्रकार का क्या हो गया? सिर का वस्त्र हो गया। अपना राइट आंसर क्या हो गया? 4 नंबर ऑप्शन एकदम राइट आंसर है। फेंटा, खपटा और पोत्या, ये तीनों के तीनों क्या हैं? तीनों के तीनों साफे हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो कि मोरनी मांडना क्या है? मोरनी मांडना है ये। मोरनी मांडना, मोरनी मांडना किस जनजाति से संबंधित है? तो देखो, मोरनी मांडना, आप बताओ किस जनजाति से संबंधित है? मैं बता देती हूँ मोरनी मांडना किस रस्म से संबंधित है। तो मोरनी मांडना शादी की रस्म से क्या है? संबंधित है। ठीक है, एक का नाम आता है अपना छेड़ा फाड़ना। क्या आता है? छेड़ा फाड़ना। एक नाम तो क्या आ गया? मोरनी मारना। ये तो किससे संबंधित है? शादी से संबंधित है। लेकिन छेड़ा फाड़ना किससे संबंधित है? तलाक से। किससे संबंधित है? तलाक। तलाक को क्या बोला जाता है? छेड़ा फाड़ना। और कौन सी जनजाति में बोला जाता है? भील जनजाति में बोला जाता है ये। ठीक है, ये याद रखना, भील में छेड़ा फाड़ना बोला जाता है। मोरनी मारना रस्म किस जनजाति से संबंधित है? मैं से मोरनी मारना और मैं से ही आप याद रखोगे कौन सी? मीणा जनजाति। मैं से क्या है? मोरनी मारना और मैं से कौन सी जनजाति है? मीणा जनजाति। ये याद रखोगे। सर्वाधिक जनसंख्या इनकी है राजस्थान में, ये भी बात आपको याद रखनी है। चलो अब चलते। अच्छा, एक इसमें नाम आ रहा है किसका? गरासिया का। गरासिया जो जनजाति है, इनमें सर्वाधिक कैसे विवाह प्रचलित है? प्रेम विवाह प्रचलित है इनमें सर्वाधिक। जो गरासिया जनजाति है, इनमें सर्वाधिक कैसे विवाह होते हैं? प्रेम विवाह होते हैं। लेकिन जो शहरिया है, शहरिया शर्मीली है। शहरिया कैसी है? शर्मीली जनजाति है। शहरिया शर्मीली जनजाति है। भील कैसी जनजाति है? सबसे प्राचीन जनजाति है। भील की उत्पत्ति किस शब्द से हुई थी? द्रविड़ समुदाय के भील शब्द से हुई थी। कौन से समुदाय के? द्रविड़ समुदाय के भील शब्द से इसकी उत्पत्ति होती है। और भील का अर्थ क्या होता है? तीर कमान। क्या होता है भील का अर्थ? तीर कमान होता है। तो ये बातें भी आपको साथ साथ में याद रखनी है। गरासिया में प्रेम विवाह, शहरिया शर्मीली है, भील प्राचीन है, और छेड़ा फाड़ना का मतलब क्या है? तलाक, और ये भीलों में प्रचलित है। और मोरनी मारना का संबंध कौन सी जनजाति से है? मीणा जनजाति से। इतनी बात आपको सारी याद रखनी है। चलो, क्वेश्चन 4 हो चुके हैं। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? भीलों द्वारा लड़की के विवाह के समय घर की दीवार पर बनाए जाने वाले लोक देवी के चित्र को क्या कहा जाता है? और जो ये लोक देवी का चित्र भी बनाता है, वो कौन बनाता है? जो दूल्हा होता है ना, वो दूल्हे के द्वारा ये चित्र बनाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। जब तक आप बताते हो कि वो लोक देवी कौन सी, आपने एक और दो लोक देवी की बात कर लेते हैं। इनमें एक इनकी देवी है कौन सी? विकलांगों की। भीलों में एक देवी है कौन सी? विकलांगों की देवी। एक आप याद रखना, पथ रक्षक देवी। पथ रक्षक देवी। दूसरी आप याद रखना, इसमें विकलांगों की देवी होगी, पथ रक्षक देवी होगी। एक इनकी आप याद रखोगे, प्रमुख देवी। कैसी देवी याद रखनी है आपको? प्रमुख देवी। तो विकलांगों की जो देवी है वो कौन सी है? खोड़िया माता। कौन सी माता है? खोड़िया माता। पथ रक्षक देवी कौन सी है? पथवारी माता। पथ रक्षक कौन सी होगी? पथवारी। प्रमुख देवी इनकी कौन सी है? घोटिया अम्बा। कौन सी अम्बा? घोटिया अम्बा।
अब एक और लिख लो आप, उसी के साथ में आपका आंसर भी आ जाएगा कि विवाह की देवी कौन सी है। तो विवाह की जो देवी है वो कौन सी है, भराड़ी। भराड़ी देवी इनकी क्या कहलाती है, विवाह की देवी। अब जब विवाह की देवी भराड़ी है तो विवाह के समय चित्र भी किसका बनाया जाएगा, भराड़ी का चित्र ही बनाया जाएगा। राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है कि कू क्या है, क्या है कि कू क्या है। मैं आपको बार बार, जब पहले भी जनजातियां मैंने करवाई थी और इधर भी ऑफलाइन बैच में भी पढ़ाया है, तो बच्चों को बताया क्वेश्चन सिर्फ इससे ऐसा ही आएगा, कू क्या है। तो अब बताओ, ग्रासिया का हथियार है, मीणा जनजाति का पर्व है, भील जनजाति का घर है, डामोर जनजाति का वस्त्र है। चलो बता दो कि कू क्या है। जब तक आप कू बताते हो तब तक अपने चलते हैं इधर, एक दो और शब्दावली पढ़ लेते हैं। इसमें एक है दजिया, एक है चिमाता, एक है मातलोक, एक है आगड़। ठीक है, अब ये क्या होता है, देखो दजिया और चिमाता क्या होते हैं, कृषि के प्रकार हैं, दोनों के दोनों क्या हैं, कृषि के प्रकार हैं। लेकिन जो माता है वो कहाँ पर रहती है, पर्वत पर। तो पर्वत पर की जाने वाली खेती, पर्वत पर की जाने वाली खेती क्या कहलाती है, दजिया। और भूमि पर की जाने वाली खेती क्या कहलाती है, दजिया कहलाती है। और पर्वत पर की जाने वाली चिमाता, पर्वत पर चिमाता होती है और भूमि पर कौन सी होती है, दजिया। एक है मातलोक और एक क्या है, आगड़। मृत्यु के पश्चात बनाए गए ये दोनों क्या हैं, चबूतरे हैं। मातलोक, माता से क्या याद रखोगे, महिला। माता से क्या याद रखनी है, महिला आपको याद रखनी है। और आगड़ से आपको क्या याद रखना है, पुरुष याद रखना है। आगड़ से पुरुष याद रखना है और मातलोक से क्या याद रखनी है, महिला। इन दोनों का मतलब क्या हो गया कि दोनों क्या है, चबूतरे हैं। क्या है, चबूतरे। ये दोनों चबूतरे हैं, मृत्यु के पश्चात बनाए जाते हैं। महिला की याद में बनाया गया चबूतरा क्या कहलाता है, मातलोक। और पुरुष की याद में बनाया गया चबूतरा क्या कहलाता है, आगड़ कहलाता है। अब मैं आपसे पूछूं कि टापरा क्या है। अब पूछूं मैं आपसे, टापरा क्या है। क्वेश्चन पूछ ले आपसे कू क्या है, क्वेश्चन आपसे पूछ ले टापरा क्या है। दोनों का एक ही आंसर है, भील जनजाति का घर। भील जनजाति का घर क्या कहलाता है, कू या फिर टापरा कहलाता है। इतनी चीज आपको याद रखनी है। अच्छा, छोटे होते थे जब घर के बोलते थे ना दोपहर में कि गर्मियों में नहीं सोते थे कि बेटा सो जा नहीं तो क्या आ जाएगी, हाउ आ जाएगा। क्या बोलते थे, बेटा सो जा नहीं तो क्या आ जाएगा, हाउ। अच्छा, जितनी शब्दावली पढ़ी है उन्होंने भील जनजाति की पढ़ी है ये। अच्छा, बेटा सो जा नहीं तो हाउ आ जाएगा। तो भील जनजाति में हाउ का अर्थ क्या होता है, भील जनजाति में जो सास होती है, सास को क्या बोला जाता है, हाउ बोला जाता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो भील जनजाति का घर क्या कहलाता है, कू या फिर टापरा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पढ़ो इस क्वेश्चन को, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा लो इस पे आप। सामाजिक सहकारी संस्था हेलरू का राजस्थान की किस जनजाति से संबंधित है। सीधा क्वेश्चन भी आ सकता है कि हेलरू का संबंध किस जनजाति से है। तो बता दो फटाफट कौन सी है, सहरिया, कंजर, मीणा, भील या फिर गरासिया। बताओ हेलरू का संबंध कौन सी जनजाति से है। हेलरू का जो संबंध है कौन सी जनजाति से है, फटाफट बता दो कमेंट बॉक्स में। हेलरू संस्था का संबंध राजस्थान की जो बाहर रहने वाली जनजाति है उसी से संबंधित है। कौन सी, हेलरू। सहरिया कहाँ रहते हैं, बार। अब कोई बाहर गया तो उसे क्या बुलाएंगे, हेला। हेला मारेंगे तो हेला से याद रखना आपको हेलरू। हेलरू संस्था किन से संबंधित है, सहरिया से संबंधित है। अच्छा, कंजर जो जनजाति है ये क्या है, मोर खाना पसंद करती है। क्या पसंद करती है, मोर खाना पसंद करती है। कौन सी जनजाति, कंजर जनजाति। अच्छा, उसी के बाद अगर अपने बात करें इसी ऑप्शन में एक और जनजाति है, कौन सी, गरासिया। मोर खाना पसंद करते हैं कंजर, लेकिन गरासियों का पवित्र पक्षी कौन सा है, मोर है। गरासियों का पवित्र पक्षी कौन सा है, मोर। गरासिया जनजाति तो उसे पवित्र मानती है और कंजर जनजाति क्या करती है, मोर खाना पसंद करती है। एक जनजाति और है, कौन सी, डामोर। कौन सी जनजाति, डामोर जो जनजाति है ये बंदर का मांस खाना पसंद करती है। ये बंदर का मांस खाना पसंद करती है। कौन सी जनजाति, डामोर। डामोर जो जनजाति कहाँ की है, गुजरात की है।
राजस्थान में कहाँ रहेगी? देखो, जो भी गुजरात से संबंधित होएगा वो राजस्थान में कहाँ का फेमस होगा? डूंगरपुर और बांसवाड़ा का। कहाँ का प्रसिद्ध होगा वो? डूंगरपुर और बांसवाड़ा का। ये आप बातें याद रखना। जो भी गुजरात से संबंधित है राजस्थान में कहाँ प्रसिद्ध होगा? वो गुजरात से सटे हुए जिले डूंगरपुर और बांसवाड़ा से। ठीक है। हेलरू संस्था का संबंध सहरिया से है। सॉरी, हेलरू जो संस्था है उसका संबंध सहरिया से नहीं है। किससे है? हेलरू संस्था का जो संबंध है वो गरासिया से है। किससे है? गरासिया से, गांव वालों से है, ये याद रखना। हेलरू संस्था का संबंध किससे है? गरासिया से है। देखो, क्लास में एक आधी मिस्टेक हो जाए उसको सही कर लिया। अच्छा, पिछली क्लास में एक कमेंट मैंने बार बार पढ़ा था। क्या कमेंट था वो? शायद वो कमेंट था, हाँ, मूसी महारानी की छतरी। मैंने वो गलती से यहाँ पर लिख दिया था कि मूसी महारानी की छतरी कहाँ पर है? बूंदी में। तो उसको आप सही कर लेना। मूसी जो महारानी है उनकी छतरी अलवर में है, इतना याद रख लेना। विनय विजय महल भी वहां पर है, अलवर में है। हवा बंगला भी कहाँ पर है? अलवर में है। लेकिन हवा महल कहाँ पर है? जयपुर में है। और इस क्वेश्चन का अपने राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर। सामाजिक सहकारी संस्था हेलरू का संबंध किससे है? गरासिया से है, ये याद रख लेना। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, धारी संस्कार राजस्थान की किस जनजाति में प्रचलित है? अब बता दो कि धारी संस्कार राजस्थान की कौन सी जनजाति में प्रचलित है? एक बार और याद कर लो हेलरू को आप। हेलरू कहाँ पर है? कौन सी जनजाति से संबंधित है? गरासिया से। हेलरू गरासिया से संबंधित है। हेलरू गरासिया से संबंधित है। धारी संस्कार राजस्थान की किस जनजाति में प्रचलित है? गरासिया, मीणा, सहरिया या फिर भील? आप बताओ। इतने मैं 2 क्वेश्चन और यहाँ पर लिख लेती हूँ। एक क्वेश्चन लिखूंगी मैं इसमें, डांग विकास कार्यक्रम। एक लिखूंगी मैं, डांग विकास कार्यक्रम। और दूसरा अपने लिख लेते हैं इसमें, सहरिया विकास कार्यक्रम। सहरिया विकास कार्यक्रम। चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। तब तक ये अपने करते हैं कि डांग विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई और सहरिया जो विकास कार्यक्रम है इसकी शुरुआत कब होती है? चलो फटाफट बता दो मुझे आप। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तब तक मैं बताती हूँ इन दोनों का आंसर आपके क्या होगा। ठीक है। डांग विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? 1995। सहरिया विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब होती है? 1978। दोनों पॉइंट आपको याद रहने चाहिए। क्या क्या है? डांग विकास कार्यक्रम 1995, सहरिया विकास कार्यक्रम 1978। अच्छा, डांग विकास कार्यक्रम तो याद रख लिया आपने। अब डांग से याद करो आप कि डांग की एक रानी है, डांग का एक राजा है। डांग की एक क्या है? रानी, और एक क्या है? डांग का राजा। तो डांग की जो रानी है, डांग की जो रानी है वो रानी कौन है? करौली। डांग की रानी कौन है? करौली। और डांग का राजा कौन है? धौलपुर। और डांग क्षेत्र भी कौन सा हो गया? दोनों। और डांग विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब होती है? 1995। सहरिया विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब होती है? 1978। तो दारी संस्कार किन से संबंधित है? सहरिया जनजाति से दारी संस्कार संबंधित है। अब ये दारी संस्कार होता क्या है? पूर्व जो जन्म है उसका अनुमान लगाया जाता है। पूर्व मतलब कि पहले के जन्म का इसमें अनुमान लगाया जाता है। कौन सी जनजाति में? सहरिया जनजाति में। इतनी चीज आप याद रख लेना। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगाओ आप इस पे। बीजा व माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखाएं हैं? किस जनजाति की उपजाति हैं? बीजा व माला। सांसी, डामोर, सहरिया या फिर कंजर? बीजा व माला का संबंध कौन सी जनजाति से है? देखो, एक है बीजा और दूसरी कौन है? माला। अब जो बीज है, बीज अगर उच्च वर्ग का होगा तभी फसल क्या होगी? अच्छी होगी। बीज की किस्म अगर उच्च होगी तो फसल क्या होएगी? अच्छी होएगी। तो उच्च वर्ग वाली जो उपजाति है वो कौन सी है? बीजा। और निम्न वर्ग की कौन सी है? माला। निम्न वर्ग वाली कौन सी है? माला। और उच्च वर्ग की कौन सी है? बीजा। बीजा व माला दोनों की दोनों सांसी जनजाति से क्या है? संबंधित हैं।
सांसी जनजाति से संबंधित कौन सी उपजातियां? बीजा व माला उपजातियां भी बोल सकते हो, और इसे क्या बोल सकते हो, इसकी शाखाएं भी आप बोल सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन फिर से जनजाति का है। जनजाति है एक साइड और एक साइड के स्थान है। अब सुमेलित करना है। इस क्वेश्चन के लिए आपको मैं टाइम दे देती हूँ, इसको आराम से सोल्व करो। आप देखो इसका क्या राइट आंसर होगा। इस बार जिले नहीं लिखे, सिर्फ एक ही जो है जिला लिखा हुआ है, बाकी सब वहां की तहसीलें लिखी हुई हैं। चलो बताओ फटाफट इसका आंसर क्या होगा। देख लिया सभी ने? चलो अब देखो, आबू रोड कहाँ पर है? सिरोही में। कहाँ पर है? सिरोही में। अच्छा, उसके बाद आप मुझे बताओ सिमलवाड़ा कहाँ पर है? अगर आपको इनका पता है तभी आप आंसर कर पाओगे। सिमलवाड़ा कहाँ पर है? डूंगरपुर में। किशनगंज और शाहाबाद दोनों मैंने आपको बताई थी कहाँ पर है, दोनों की दोनों तहसीलें बारां में। और भरतपुर तो कहाँ पर है? भरतपुर में। ग्रासिया जनजाति कहाँ निवास करती है? आबू रोड सिरोही। डामोर सिमलवाड़ा डूंगरपुर। सहरिया किशनगंज बारां। और सांसी कहाँ निवास करती है? भरतपुर में निवास करती है। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ए ऑप्शन अपना क्या हो गया? एकदम राइट आंसर हो गया है। इन क्वेश्चंस को आराम से पूरी तसल्ली से आपको करना है। पहले मिलान, कई बच्चे मिलान सही कर लेते हैं लेकिन लास्ट में आके आंसर गलत दे देते हैं। ठीक है, तो ध्यान से इन क्वेश्चन को करना है। इनको रट लो, जो भी मिलान हो रहा है उनको रट लो और मैच करो और सही कर दो। ठीक है, जैसे देखो पहले का 1 है, 1 3 में है, इसमें तो है ही नहीं, इसको सीधा गलत कर दो। ठीक है, फिर दूसरे का 2 है, अब 2 किन किन में है? इन दोनों में है, तो ये भी गलत कर दो। अब इन दोनों में कंपैरिजन करना है। 3 किस में? देख लो 3 इसमें, तो राइट आंसर अपना क्या हो गया इस क्वेश्चन का? 1 नंबर ऑप्शन एकदम राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अब टॉपिक कौन सा शुरू हो गया अपना? दुर्ग। अब टॉपिक शुरू हो गया दुर्ग। आप बताओ धानवन दुर्ग के बीच स्थित होता है। धानवन दुर्ग डैश डैश के बीच में स्थित होता है। किस प्रकार का दुर्ग होता है ये आपको बताना है। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ दुर्गों का जो सर्वप्रथम उल्लेख है, दुर्गों का जो सर्वप्रथम उल्लेख ये कहाँ से मिला? ये मिला मनुस्मृति से। किससे मिला है? मनुस्मृति में दुर्गों का सर्वप्रथम उल्लेख मिला है। अच्छा, अगर मैं पूछूं आपसे दुर्गों का तो सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ से मिला है? मनुस्मृति से। और अगर बात करें अपने वाद्य यंत्र की, ठीक है, वाद्य यंत्र भी इसी क्लास में पढ़ने वाले हैं। वाद्य यंत्र का जो सर्वप्रथम उल्लेख या फिर वाद्य यंत्र का जो जनक है या फिर आप बोलो कि वाद्य यंत्र की उत्पत्ति, उल्लेख, जो भी आप कहना चाहते हो, कहाँ से मिला ये? तीसरा जो वेद है सामवेद, संगीत का जनक, भारतीय संगीत का जनक सामवेद, वहीं से क्या मिलता है अपने को? अपने वाद्य यंत्र का उल्लेख मिलता है। और दुर्गों का उल्लेख कहाँ से मिलता है? मनुस्मृति से। अच्छा, एक आया था कौन? चाणक्य। एक कौन आया था? चाणक्य। दूसरा शुक्र नीति। एक आपको याद रखना है चाणक्य और दूसरी याद रखनी है आपको शुक्र नीति। चाणक्य ने एक किताब लिखी, उसका नाम था अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में उसने सिद्धांत दिया, सप्तांग सिद्धांत, 7 सिद्धांत दिए। उनमें दुर्गों को क्या बताया? सर्वश्रेष्ठ बताया। और 7वें नंबर पर किसको बताया? मित्र को 7वें नंबर पर दर्जा दिया है। अच्छा, चाणक्य ने जो बताया कि राजस्थान में कितने प्रकार के दुर्ग हैं? 4 प्रकार के दुर्ग हैं। ठीक है, चाणक्य, चय से चाणक्य, और चय से कितने प्रकार बताता है? 4 प्रकार बताता है। शुक्र नीति, शुक्र नीति कितने प्रकार बताती है? राजस्थान में 9 प्रकार बताती है। किसके? दुर्गों के। उन्हीं में से एक प्रकार कौन सा है? धानु दुर्ग उन्हीं में से एक प्रकार है। धानु आते ही आपको याद रखनी है क्या? रेत। क्या याद रखनी है? रेत। और रेत ना तो जंगल, ना जल, ना पहाड़ियां, रेत कहाँ पर सर्वाधिक? रेगिस्तान में। तो धानवन दुर्ग रेगिस्तान के बीच में क्या होते हैं? स्थित होते हैं। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन है वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है वह कौन से होते हैं? देखो अभी अपनों ने पढ़ा कौन सा दुर्ग? धानवन दुर्ग। एक होते हैं गिरि दुर्ग, एक होते हैं ओदक दुर्ग, एक होते हैं एरण, एक होते हैं पारिक, एक होते हैं पारिद। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। अच्छा, एक होते हैं इसमें कौन से?
पारिक पारिद हो गया, वन दुर्ग हो गए, वन दुर्ग हो गए। फिर आते हैं अपने पास में 8वें नंबर पर कौन से दुर्ग होते हैं? सैन्य दुर्ग। 9वें नंबर पर आते हैं सहाय दुर्ग। ठीक है, ये जो दुर्गों के प्रकार होते हैं। इनमें जो दानवन दुर्ग होता है, अगर दानवन दुर्ग की अगर अपने बात करें तो ये दानवन दुर्ग कैसे होते हैं? रेत के बीच में बने हुए दुर्ग कौन से कहलाते हैं? दानवन दुर्ग कहलाते हैं। गिरी दुर्ग जो पर्वत पर बने हुए दुर्ग होते हैं। ओदक कौन से होते हैं? जो जल में गिरे हुए, जल से गिरे हुए दुर्ग होते हैं, वो कौन से होते हैं? ओदक। एरण कौन से होते हैं? एरण याद रखना, पत्थर, खाई, कांटे, इन सब से घिरे हुए जो दुर्ग होते हैं वो कौन से होते हैं? एरण दुर्ग होते हैं। अब एक है पारिद और एक है पारिख। एक के लास्ट में ख है, एक के लास्ट में ध है। जिसके लास्ट में द है उसके लास्ट में याद रखना आप दीवार, और जिसके ख है उसमें याद रखना क्या? खाई। जिसके लास्ट में ख है उससे खाई, जिसके ध है उसमें से दीवार। दीवार या फिर परकोटे से गिरे हुए, दीवार या फिर परकोटे से गिरे हुए दुर्ग कौन से होते हैं? पारिद। और खाई से गिरे हुए दुर्ग कौन से होते हैं? पारिक। वन जो जंगल में बने हुए दुर्ग होते हैं वो कौन से कहलाते हैं? वन दुर्ग। सैन्य जो सेना के लिए बनाए गए सहाय दुर्ग कौन से होते हैं? जहां पर जो सैनिक होते हैं अपने परिजनों के साथ में आराम करते हैं वो कौन से होते हैं? सहाय दुर्ग होते हैं। अच्छा, आप बताओ कि इन सभी जो अपने प्रकार पड़े हैं दुर्गों के, इन सभी दुर्गों का प्रकारों का एक मिश्रण दुर्ग है। मतलब कि उस दुर्ग में लगभग सभी जो श्रेणियां वो मिश्रित हैं, वो दुर्ग कौन सा है वो बता दो मुझे। वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है। एरण, आप कहोगे मैडम एरण तो है खाई वाला, लेकिन पत्थर और कांटे भी तो हैं। स्पेशल खाई पूछी है तो खाई में पारिधि भी नहीं आएगा, धानवन भी नहीं आएगा और एरण भी नहीं आएगा। तो ख है लास्ट में, याद रखोगे पारिद। पारिद दुर्ग वो होते हैं जिसके चारों ओर क्या होती है? खाई होती है। अब इसका राइट आंसर अपने क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2। और आप बताओ फटाफट मुझे कि इन सभी श्रेणियों का मिश्रण, लगभग सभी श्रेणियां उस दुर्ग में आती हैं, वो दुर्ग कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोलिखित में से कौन सा दुर्ग धानवन दुर्ग की श्रेणी में रखा गया है? अब धानवन दुर्ग की श्रेणी में कौन सा आता है? रेत से गिरा हुआ कौन सा दुर्ग हो सकता है? अच्छा, चित्तौड़गढ़ की बात करें, चित्तौड़गढ़ तो बना हुआ है मेसा के पठार पर और चित्रकूट की पहाड़ी पर, है ना? चित्रकूट की पहाड़ी, मेसा का पठार। 7वीं शताब्दी चित्रांगद मौर्य द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। गागरोन दुर्ग झालावाड़ में है। गागरोन दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है ये बता दो आप मुझे फटाफट कि गागरोन दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर? झालावाड़ में कौन सी पहाड़ियां? मुकुंदरा की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां? मुकुंदरा की पहाड़ियों पर बना हुआ है कौन सा दुर्ग? गागरोन। मेहरानगढ़ दुर्ग, रुडियार्ड किपलिंग क्या कहता है इसके लिए कि यह दुर्ग ऐसा लगता है कि मानवों द्वारा निर्मित नहीं है, यह दुर्ग तो परियों और फरिश्तों द्वारा निर्मित है। ये कहाँ पर है? जोधपुर में। मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव किसने रखी थी? रिद्धि बाई ने। रिद्धि बाई किनके बचपन का नाम है? करणी माता के बचपन का नाम है। मेहरानगढ़ दुर्ग जो बना हुआ है ये बना हुआ है चिड़िया टूंक की पहाड़ी पर। कौन सी पहाड़ी है? चिड़िया टूंक की पहाड़ी पर बना हुआ दुर्ग कौन सा है? मेहरानगढ़ दुर्ग। अब देखो ऑप्शन 4 हैं, 3 ऑप्शन में से तो अपनों ने पहाड़ियां पठार गिनाई दिए, बचा कौन सा? सोनारगढ़ जो कि कहाँ है? जैसलमेर। और जैसलमेर में क्या है? रेत। रेत से गिरा हुआ दुर्ग कौन सा है? सोनारगढ़ दुर्ग है। किस नाम से जाना जाता है ये? स्वर्णगिरी। किस नाम से? स्वर्णगिरी के नाम से इसे जाना जाता है। स्वर्णगिरी के नाम से सोनारगढ़ और सुवर्णगिरी के नाम से किसे जाना जाता है? सुवर्णगिरी। सुवर्णगिरी के नाम से जाना जाता है किसको? जालोर को। किसको जाना जाता है? जालोर को। और जालोर में ही क्या है? मान सिंह के महल हैं। किसके महल हैं? मान सिंह के महल भी कहाँ पर हैं? जालोर में है। और आपसे पूछे कि जहांगीर के महल कहाँ पर है? किसके? जहांगीर के महल। जहांगीर के महल कहाँ पर हैं? जहांगीर के महल कहाँ है बता दो मुझे फटाफट। ये हैं अपने अजमेर में। कहाँ पर है? अजमेर में जहांगीर के महल है। राइट आंसर क्या हो गया अपना? ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का हो गया अपने राइट आंसर। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन है
गागरोन किला किस श्रेणी में आता है? फटाफट बता दो कि गागरोन जो किला है वो कौन सी श्रेणी में आता है। पारिक, खाई से गिरा हुआ है, धानु, रेत से गिरा हुआ है, जल दुर्ग है या फिर वन दुर्ग है। दुर्ग की जगह यहाँ पर एक ऑप्शन और आ सकता है, ओदक। ओदक का मतलब भी क्या है? जल दुर्ग है। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा कि गागरोन जो किला है कौन सी श्रेणी का किला है? फटाफट बता दो मुझे। अच्छा, एक बात और करें अपने गागरोन की, तो गागरोन का नाम बदलकर क्या किया गया? मुस्तफाबाद। क्या किया गया? मुस्तफाबाद इसका नाम कर दिया गया। एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसकी नींव नहीं है, एकमात्र दुर्ग जिसकी नींव नहीं है, जिसकी नींव नहीं है। अच्छा, एकमात्र दुर्ग जिसकी नींव नहीं है वो तो कौन सा हो गया? गागरोन। वह कौन सा महल है जो बिना नींव के बना हुआ है? बताओ फटाफट, वह कौन सा महल है जो बिना नींव के बना हुआ है? चलो, गागरोन किला किस श्रेणी का है? जल दुर्ग है। कैसा है? जल दुर्ग या फिर ओदक दुर्ग भी इसे कहा जा सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा जल दुर्ग नहीं है? गागरोन जल दुर्ग है। राजस्थान का वेल्लोर, राजस्थान का वेल्लोर किसे कहा जाता है? राजस्थान का वेल्लोर भैंसरोडगढ़ को कहा जाता है। और जो घोड़े वाले बाबा हैं, कर्नल जेम्स रोड है, वो कहते हैं कि अगर मुझे कोई गिफ्ट दे और कहीं मैं आपको गिफ्ट देना चाहता हूँ तो मैं कौन से मतलब कि गिफ्ट मांगूंगा? मैं मांगूंगा भैंसरोडगढ़। ठीक है। कोशवर्धन दुर्ग, देखो ये सभी के सभी दुर्ग कहाँ बने हुए हैं? किसी ना किसी पहाड़ियों पर जल से गिरे हुए दुर्ग है। और बटनेर जो दुर्ग है ये राजस्थान का कैसा दुर्ग है? जल दुर्ग नहीं है, मिट्टी से निर्मित दुर्ग है। उत्तरी सीमा का प्रहरी है ये। और सर्वाधिक आक्रमण सहने वाला भी दुर्ग कौन सा है? बटनेर दुर्ग है। ठीक है। उत्तरी सीमा का प्रहरी हो गया, उत्तरी सीमा का प्रहरी, उत्तरी सीमा का प्रहरी इसे बोला जाता है। ठीक है। सर्वाधिक आक्रमण भी सहे इसने, सर्वाधिक आक्रमण सहने वाला। सबसे प्राचीन दुर्ग भी है, मिट्टी से निर्मित दुर्ग भी यही है, मिट्टी से निर्मित दुर्ग भी बटनेरी है। ठीक है। और इसमें क्या बातें याद रखोगे आप? और याद रखो कि बटनेर एकमात्र ऐसा दुर्ग है, एकमात्र ऐसा दुर्ग, कैसा दुर्ग? एकमात्र ऐसा दुर्ग है जहां पर तैमूरलंग के भय से, तैमूरलंग के भय से मुस्लिम महिलाओं ने क्या किया? जोहर किया। मुस्लिम महिलाओं ने जोहर किया। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जहां पर जो है मुस्लिम महिलाओं ने जोहर किया। और किसके भय से किया? तैमूरलंग के भय से इन्होंने यह जोहर किया था। ये आपको याद रखना है। ठीक है। तैमूरलंग के भय से जोहर करती हैं और मुस्लिम महिलाएं करती हैं जोहर। मिट्टी से निर्मित दुर्ग है, प्राचीन दुर्ग है, सर्वाधिक आक्रमण सहने वाला है, उत्तरी सीमा का प्रहरी है। बटनेर का अगर आपसे पूछे वास्तुकार कौन है? बटनेर का वास्तुकार है ककैया। कौन है? ककैया। राइट आंसर अपना क्या हो गया? नंबर 1 अपना राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, तारागढ़ का किला किस प्रकार के दुर्ग की श्रेणी में आता है? राजस्थान में 2 तारागढ़ हैं। राजस्थान में कितने तारागढ़ हैं? 2 तारागढ़ हैं। एक तो अजय मेरू का नाम बदलकर तारागढ़ किया गया, वो कहाँ पर है? अजमेर में। ठीक है। अजय मेरू का नाम बदलकर तारागढ़ किया गया, वो अजमेर में है। और भूत प्रेतों द्वारा निर्मित जो तारागढ़ है वो कहाँ पर है? बूंदी में। भूत प्रेतों द्वारा निर्मित दुर्ग कहाँ पर है? बूंदी में। और अजय मेरू का नाम बदलकर जो किया गया वो दुर्ग कौन सा है? तारागढ़ अजमेर वाला है। इसे कहा जाता है गठ बिठली दुर्ग भी कहा जाता है। और तारागढ़ किस प्रकार का है? जब गठ बिठली भी दुर्ग कहा गया है तो गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है, पर्वत पहाड़ी पर बना हुआ दुर्ग है। ये आपको याद रखना है। ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा किला मरुस्थलीय किले की श्रेणी में आता है? देखो क्वेश्चन कितनी टाइप से घुमा घुमा कर पूछ लिया। निम्न में से कौन सा दुर्ग है जो रेत से गिरा हुआ है? कौन से दुर्ग होते हैं जो रेत से गिरे हुए दुर्ग होते हैं? मरुस्थलीय दुर्ग कौन से हैं? निम्न में से कौन सा दुर्ग है
जो जल दुर्ग की श्रेणी में नहीं है, उनमें से एक अपना मरुस्थल रेत से गिरा हुआ दानन दुर्ग दे रखा था, ठीक है। तो मरुस्थलीय किले की श्रेणी में आता है कौन सा? गागरोन तो मैंने बताया जल दुर्ग है। मेहरानगढ़ दुर्ग मरुस्थल में तोड़ना ये, है ना। मेहरानगढ़ दुर्ग मरुस्थल किले की श्रेणी में नहीं आता, ठीक है। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में जरूर है लेकिन मरुस्थल में नहीं आता। ये नाहरगढ़ भी नहीं आता, ठीक है। तो राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा? निम्न में से कौन सा किला मरुस्थल किले की श्रेणी में आता है? तो जूनागढ़ मरुस्थल किले की श्रेणी में आता है। और ये कहाँ पर है अगर इसकी बात करें? जूनागढ़ तो ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जिसको ना पता हो। जूनागढ़ कहाँ पर है? बीकानेर में। और इसे क्या बोला जाता है? जमीन का जेवर भी बोला जाता है, राती घाटी का किला भी इसे बोला जाता है। अच्छा, बीकानेर का प्राचीन नाम क्या था? जांगल प्रदेश। तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, यह किस दुर्ग के शासक से संबंधित है? ये बता दो कौन सा दुर्ग से संबंधित है। डायरेक्ट यही पूछा गया है, बताओ कौन से दुर्ग से संबंधित है ये? तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। रणथंभौर, मेहरानगढ़, चित्तौड़गढ़ या फिर आमेर? बताओ फटाफट कौन से दुर्ग से संबंधित है? यह वही दुर्ग है जो कि सभी दुर्ग क्या है? नंगे। सभी दुर्ग नंगे हैं, बल्कि यह बख्तरबंद है। बख्तरबंद है। क्यों बोली गई ऐसी बात? क्योंकि यह अरावली प्लस विंध्याचल, अरावली प्लस विंध्याचल की 7 अंडाकार पहाड़ियों से घिरा हुआ है। पहाड़ियों से घिरा हुआ है। कौन सा दुर्ग है? रणथंभौर दुर्ग है। राइट आंसर अपना क्या हो गया? रणथंभौर। और रणथंभौर का निर्माण किस शासक ने करवाया? रणथंभल देव ने करवाया। और इसका प्राचीन नाम क्या था? प्राचीन नाम था इसका रतईपुर। क्या नाम था इसका प्राचीन नाम? रतईपुर। और रणथंभल देव ने इसका निर्माण करवाया। तो निर्माण करवाने के बाद इसका नाम क्या रख दिया? रणथंभौर इसका नाम रख दिया। ये भी आपको याद रखना है। और इसी दुर्ग के लिए जलालुद्दीन खिलजी ने यह बात भी कही थी कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान की दाढ़ी के एक बाल बराबर भी नहीं समझता। कौन से दुर्ग के लिए कही थी? वो भी रणथंभौर दुर्ग के लिए कही गई थी। ये भी आपको याद रखनी है। अच्छा, सभी दुर्ग नंगे हैं बल्कि ये बख्तरबंद है, ये कहने वाला बंदा कौन था? ये कहने वाला था अबुल फजल। कौन था? अबुल फजल ये कहने वाला था, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? कुंभलगढ़ किला किस जिले में स्थित है? बहुत आसान क्वेश्चन है। कुंभलगढ़ कहाँ पर है? राजसमंद में। कुंभलगढ़ कहाँ पर है? राजसमंद जिले में स्थित है। ये आपको याद रखना है। और इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है मेवाड़ का मेरुदंड। क्या बोला जाता है इसे? मेवाड़ का मेरुदंड इसे बोला जाता है। अच्छा, और इसके बारे में क्या बात कही गई है कुंभलगढ़ दुर्ग के लिए? कुंभलगढ़ दुर्ग के लिए और बात कही है। फिर से कौन आ गया है? अबुल फजल। कौन आया? अबुल फजल। अब अबुल फजल कुंभलगढ़ के लिए क्या कहता है कि इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है। क्या? इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है। इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी नीचे गिर जाए। सिर की पगड़ी गिर जाए। किस दुर्ग के लिए बात कही गई है? कुंभलगढ़ दुर्ग के लिए कही गई है। कहाँ पर है? राजसमंद में। किसने कही ये बात? अबुल फजल ने कही। मेवाड़ का मेरुदंड किसे कहा जाता है? कुंभलगढ़ दुर्ग को यह कहा जाता है। इतनी बात भी आपको याद रखनी है। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई कितनी है? अच्छा, कुंभलगढ़ दीवार की लंबाई कितनी है ये अपने बात कर लेते हैं। इतनी लंबाई, इतनी चौड़ाई है इसकी कि इस पर 8 जो घुड़सवार हैं, 8 जो घुड़सवार हैं वो एक साथ क्या कर सकते हैं? दौड़ सकते हैं।
और इसे क्या बोलते हैं भारत की महान दीवार भी इसे बोला जाता है। भारत की महान दीवार कितने किलोमीटर है? 36 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है? 36 किलोमीटर है, ये आप याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध दुर्ग की सुदृढ़ नैसर्गिक सुरक्षा व्यवस्था से प्रभावित होकर अबुल फजल ने लिखा कि अन्य सब दुर्ग नगन है जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है। अरावली व विंध्याचल की 7 अंडाकार पहाड़ियों से घिरा हुआ रतईपुर कौन सा? रणथंभौर दुर्ग है। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। ए ऑप्शन अपना क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है, रणथंभौर के दुर्ग का पतन कब हुआ? रणथंभौर दुर्ग का पतन कब हुआ? जो राजस्थान का पहला साका हुआ 11 जुलाई 1301। कब? 11 जुलाई 1301 को रणथंभौर दुर्ग का क्या हो जाता है? पतन हो जाता है। और इसी टाइम पर यहाँ पर एक व्यक्ति आया था। कौन आया था? अमीर खुसरो। कौन आया था? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो आया और अमीर खुसरो क्या कहता है? आज कुफर का गढ़ इस्लाम का गढ़ हो गया। आज कुफर का गढ़ इस्लाम का गढ़ हो गया। इस्लाम का गढ़ हो गया। क्यों कहते हैं ऐसे? क्योंकि जो अलाउद्दीन खिलजी होता है वो क्या करता है, रणथंभौर दुर्ग में जो अन्नागार होता है, जहाँ पर अनाज के भंडार होते हैं, वहां पर गाय की हड्डियों का जो चूरा होता है वो सारे अन्न में मिला देता है और उससे क्या होता है, हिंदू धर्म भ्रष्ट हो जाता है। तो अमीर खुसरो बोलता है आज कुफर का गढ़ इस्लाम का गढ़ हो गया। और 11 जुलाई 1301 को क्या होता है? साका होता है। इसमें केसरिया करने वाले कौन है? हमीर देव है। और जो जोहर करती है वो रानी कौन सी है? रंग देवी। और रंग देवी के साथ में उनकी पुत्री है, कौन सी है? उसका नाम क्या है? रंग देवी की पुत्री का नाम है देवल दे। देवल दे इसमें भी क्या करती है? जोहर। और विश्वासघात करने वाले कौन होते हैं? रणमल और रत्तीपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलीम सागर व सूरज कुंड जल तड़ाग अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित है? 52 दुर्गों के लाडला। 52 दुर्गों का लाडला। जो भी इस ऑप्शन में से 52 दुर्गों का लाडला है और कुंवारा दुर्ग है, और कुंवारा दुर्ग है, उसी दुर्ग में क्या किया? उसी दुर्ग में क्या है? सलीम सागर व सूरज कुंड जो जल तड़ाग है वो अवस्थित है। तो शेरगढ़ 52 दुर्गों का लाडला नहीं है, मेहरान भी नहीं है, तारागढ़ भी नहीं है। बाला का किला। बाला का किला कहाँ पर है? अलवर में। उसे क्या बोला जाता है? 52 दुर्गों का लाडला बोला जाता है, कुंवारा दुर्ग बोला जाता है। वहां पर सलीम सागर व सूरज कुंड तड़ाग अवस्थित हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख शिल्पी कौन थे? अब 3 दुर्ग याद कर लो आप, एक बटनेर, एक जूनागढ़, तीसरा कुंभलगढ़। इन तीनों के शिल्पी पूछे जा सकते हैं बार बार, ठीक है। बटनेर का अभी पीछे मैंने क्लास में इसी में बताया, कौन सा? ककैया। जूनागढ़ और कुंभलगढ़। अगर अपने कुंभलगढ़ की बात करें तो कुंभलगढ़ का तो कौन हो गया? मंडन। कुंभलगढ़ का कौन हो गया? मंडन। इस दुर्ग का क्या हो गया? वास्तुकार, ठीक है। क्या हो गया? वास्तुकार मंडन हो गया। और जूनागढ़ का कौन है? करमचंद पंवार। कौन है? करमचंद पंवार कौन है? जूनागढ़ दुर्ग जमीन का जेवर बीकानेर के क्या है? वास्तुकार, पीएम, शिल्पी भी बोला जा सकता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने क्या हो गया? मंडन राइट आंसर है। बटनेर किला स्थित है। सबसे आसान क्वेश्चन और बीएसटीसी में बार बार पूछा गया क्वेश्चन। बटनेर कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। आपको एक काम करना है, सभी जो जितने भी दुर्ग हैं उनके जिले याद कर लो। कौन सा दुर्ग कौन से जिले में है, कौन सा दुर्ग कौन से जिले में है, ठीक है। तिमनगढ़ का किला कहाँ पर है बताना मुझे। बटनेर कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में है। चलो, तिमनगढ़ का किला कहाँ पर है बताओ। अब टॉपिक आ गया अपना कौन सा? वाद्य यंत्र। चलो अब टॉपिक अपना चलता है वाद्य यंत्र। तब तक आप आंसर दो मुझे कि तिमनगढ़ का जो किला है वो राजस्थान के कौन से जिले में है, फटाफट बता दो मुझे। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र घन वाद्य यंत्र नहीं है? वाद्य यंत्र का उल्लेख सामवेद में, भारतीय संगीत का जनक, उसी में मिलता है। 4 प्रकार के वाद्य यंत्र हैं, तत्, सुशीर, अवनद और घन। तत् जिनकी उत्पत्ति तार से होती है, सुशीर जिनमें फूंक मारकर स्वर की उत्पत्ति की जाती है, अवनद
जो चमड़े से मंडकर बनाए जाते हैं वे उन पर चोट मारने से स्वर की उत्पत्ति होती है। और घन धातु से धातु पर चोट मारकर स्वर की उत्पत्ति की जाती है। ठीक है, तो घन वाद्य यंत्र की एक ट्रिक याद रख लेना। मैंने जो वाद्य यंत्र की स्पेशल आपकी एमसीक्यू क्लास लगाई है उसमें मैंने अच्छे से डिटेल से लिखवाया भी है। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको बोल के बताती हूँ, सुन लेना उसे ध्यान से, और नोट करो तो नोट भी कर लेना। घन वाद्य यंत्र की एक ट्रिक है, वो ट्रिक क्या है? घंटा घर में थाली मांझ, घंटा घर में थाली मांझ, क्योंकि घड़ा चरी भरने की है हड़ताल। घंटा घर में थाली मांझ, क्योंकि घड़ा चरी भरने की है हड़ताल। अब घंटा घर में थाली मांझ, मांझ से याद रखना है झांझ, तो झांझ कैसा हो गया? घन वाद्य यंत्र। घड़ा चरी भरने की है हड़ताल, हड़ताल से क्या हो गया? खड़ताल। हड़ताल भी कैसा हो गया? घन वाद्य यंत्र हो गया। अच्छा, घंटा घर में थाली मांझ, मांझ, झ से झांझ और म से मंजीरा। मंजीरे का बड़ा रूप, मंजीरे का बड़ा रूप ही क्या होता है? झांझ होता है। ठीक है, और जंतर, जंतर कैसा वाद्य यंत्र है? जंतर कौन सी श्रेणी में आता है? बताओ मुझे। भूत का इशारा दूर से गूंजची, भूत का इशारा दूर से गूंजची। गूंजची में जो जय है, जय से होता है जंतर। अब आप पूछोगे मैडम ये ट्रिक किसकी थी? ये ट्रिक थी तत्वाद्य यंत्र की। तत्वाद्य यंत्र तार की श्रेणी में आता है। कौन सा? जंतर। और देव नारायण जी की फड़ का वाचन करते समय जंतर वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। इतनी बात आपको याद रखनी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? देखो, खड़ताल तो अभी बताया मैंने, सही है ये बताना, सॉरी सही है। खड़ताल तो अभी बताया, कौन सा वाद्य यंत्र है? घन है, तो ये भी क्या हो गया? गलत। खड़ताल घन है तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्या हो गया? गलत। रबाब, रबाब रवाज। चलो देखते हैं। बांकिया, बांकिया, अप्पू बाबा तू भूल नाही कर मौसम में सीन देखन की। ठीक है, और डेरू, डेरू कैसा वाद्य यंत्र है? अवनद। डेरू अवनद है। बांकिया सुशीर है। बांकिया कैसा वाद्य यंत्र है? सुशीर वाद्य यंत्र है। और भूत का इशारा दूर से गूंजची, भूत का इशारा दूर से गूंजची। रबाब रवाज किस में आते हैं? तत् में आते हैं। राइट आंसर अपना क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 अपना एकदम क्या है? राइट आंसर है। चलो बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे सर्वश्रेष्ठ मिश्रण बताया गया है? चलो इसका आंसर बताओ, तब तक मैं बताती हूँ। वीणा, वीणा का प्रारंभिक रूप, वीणा का प्रारंभिक रूप किसे कहा जाता है भाई? वीणा का प्रारंभिक रूप सारंगी को। हाँ, वीणा का प्रारंभिक रूप किसे कहा जाता है? सारंगी। वीणा का प्रारंभिक रूप किसे कहा जाता है? जंतर को। ठीक है, और अगर पूछे वीणा का प्रारंभिक रूप जंतर को कहा जाता है, चलो आपने कहा तो हम लिख देते हैं यहाँ पर क्या? जंतर। अब मैं आपसे पूछूं, क्या पूछूं? वीणा का प्रारंभिक रूप हो गया। अब मैं पूछूं सारंगी की रानी, क्या सारंगी की रानी किसे कहा जाता है? कामायचा को। सारंगी की रानी किसे कहा जाता है? कामायचा को कहा जाता है। ढोलक कैसा वाद्य यंत्र है? अवनद। चलो श्योर है इस पे, जंतर पे? ठीक है। अब पूछा गया हिंदू मुस्लिम गायन शैली का मिश्रण किस में आता है? सितार में। किस में आता है? सितार में। अपना ऑप्शन क्या हो गया? 4 नंबर ऑप्शन इसका एकदम राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सारंगी की रानी किस तत्वाद्य यंत्र में सर्वाधिक 27 तार लगे होते हैं? सर्वाधिक 27 तार लगे होते हैं किसमें? सारंगी में। किसमें लगे होते हैं? सारंगी में 27 तार लगे होते हैं। भपंग की आकृति डमरू के समान होती है। ठीक है, भपंग की आकृति किसके समान होती है? डमरू के समान। जंतर वाद्य यंत्र कैसा वाद्य यंत्र है? तत्वाद्य यंत्र है। देव नारायण जी की फड़ का वाचन करते समय गुर्जर जाति के जो भोपे हैं उनके द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। कामायचा तो बता ही दिया मैंने, इसको क्या कहा जाता है? सारंगी की रानी कहा जाता है।
राइट आंसर इसका भी क्या हो गया, 4 ऑप्शन राइट आंसर है। 30 नंबर क्वेश्चन, वह वाद्य यंत्र जिसका निर्माण कटे नारियल की कटोरी से होता है। राजस्थान का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। रामदेव जी, पाबू जी और डूंग जी ज्वार जी की फड़ का वाचन करते समय इसका उपयोग किया जाता है। नारियल के आधे कटे खोल से बकरे का मांस मंडकर इसे बनाया जाता है। कौन सा वाद्य यंत्र है? रावण हत्था वाद्य यंत्र है। अगर खंजरी वाद्य यंत्र की बात करें तो इंडोनी नृत्य करते समय, कौन सा नृत्य है? इंडोनी नृत्य करते समय खंजरी वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है? सुरनाई, अलगोजा, कामायाचा, नागफिनी। अभी तो मैंने बताया सारंगी की रानी कौन कहलाती है? कामायाचा। तो अगर रानी है तो इसमें भी क्या लगे होंगे? तार। तो ये कौन सी श्रेणी में आएगी? तत् श्रेणी में। नागफिनी किस आकृति की होती है? क्वेश्चन आया हुआ है। निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र सर्पिलाकार होता है? तो नागफिनी कैसी होती है? सर्पिलाकार होती है। ठीक है, और ये सुशीर वाद्य यंत्र की श्रेणी में आती है। सुरनाई, हरनाई, शहनाई तीनों किस में आती है? सुशीर वाद्य यंत्र की श्रेणी में आते हैं। राजस्थान का शास्त्रीय वाद्य यंत्र कौन सा है? शहनाई। कौन सा? शहनाई। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र अलगोजा है। क्या क्वेश्चन पूछा गया? निम्न में से सुशीर वाद्य नहीं है, तो केवल और केवल 4, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 और केवल 4 क्या हो गया? अपना एकदम राइट आंसर हो गया। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तत्वाद्यों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र कौन सा है? तत्वाद्य यंत्र में सर्वश्रेष्ठ जिसमें सर्वाधिक तार होते हैं, 27 तार होते हैं। देखो प्राचीन तो कौन सा है? रावणहत्था। प्राचीन तो कौन सा है? रावणहत्था। सर्वश्रेष्ठ कौन सा है? सारंगी। सारंगी पश्चिमी राजस्थान में बजाई जाती है ज्यादातर, लेकिन आपसे पूछे जोगिया सारंगी कहाँ बजाई जाती है? तो मेवात क्षेत्र में बजाई जाती है। अगला क्वेश्चन, कालबेलिया जनजाति के द्वारा सांप पकड़ते समय क्या बजाई जाती है? बीन बजाई जाती है। क्या बजाई जाती है? बीन बजाई जाती है। बांसुरी के जनक कौन है? बांसुरी की शुरुआत किनके काल से होगी थी? भगवान श्री कृष्ण के समय। लेकिन बांसुरी वादक आपसे पूछ ले, कौन है बांसुरी वादक? हरि प्रसाद चौरसिया। क्या नाम याद रखना है? हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक है। एक नाम और याद रख लेना इसमें, पन्नालाल घोष। पन्नालाल घोष। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र रामनाथ चौधरी, ये याद रखना, ऑप्शन नंबर 3। राजस्थान का राज्य लोक वाद्य यंत्र कौन सा है? अलगोजा, अभी मैंने आपको बताया था। नगाड़े का जादूगर किसे कहा जाता है? जो पुष्कर अजमेर के निवासी हैं। नगाड़े के कौन है भाई, बताओ मुझे। करना भील का संबंध किससे है? नड़ से। किससे संबंधित है? नड़ से। जूहर खां मेवाती का संबंध किससे है? बपंग से। सदीक खां मांगणियार का संबंध किससे है? खड़ताल से। बचा कौन? राम किशन सोलंकी। नगाड़ा वादक कौन है? जो कि पुष्कर अजमेर के हैं, राम किशन सोलंकी। ये नाम भी आपको याद रखना है। गवरी नृत्य का संबंध किस जनजाति से है? टॉपिक आ गया अब अपना नृत्य, और ये अपना लास्ट टॉपिक है आज की क्लास का। ठीक है, गवरी नृत्य किया जाता है 40 दिन तक। 40 दिन तक किया जाता है। शिव व भस्मासुर की कथा पर आधारित है। शिव व भस्मासुर की कथा पर आधारित है। इसमें जो पात्र होते हैं, एक होते हैं शिव, एक होती है पार्वती, एक होता है भस्मासुर, एक होते हैं विष्णु, भगवान श्री विष्णु। शिव को इसमें बोला जाता है, क्या बोला जाता है? पुरिया। पार्वती को क्या बोला जाता है? खेले। भस्मासुर को क्या बोला जाता है इसमें? बुढ़िया। और बच्चे कौन? विष्णु को बोला जाता है इसमें राई। और इसी के साथ में एक बात और बता दूं, गवरी नृत्य को एक और नाम से जाना जाता है। किस नाम से? राई नृत्य के नाम से भी इसे जाना जाता है। कौन सी जनजाति से संबंधित है? भील जनजाति से संबंधित है, ये याद रखना है। ठीक है, तो ये सारे पात्र भी आप याद रख लेना। 40 दिन तक ये किया जाता है इसमें। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीदड़ नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? गीदड़ नृत्य किया जाता है होलिका दहन के दिन, ठीक है, होलिका दहन के दिन ये किया जाता है। जब होलिका दहन के दिन जो लकड़ियां वगैरह लगाई जाती हैं, उसमें एक डंडे का रोपण किया जाता है, 2 से 3 फुट का वो डंडा होता है, उसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है? चिठिया। चिठिया क्या होता है? होलिका दहन के समय एक डंडे का रोपण किया जाता है, उस डंडे को चिठिया बोला जाता है और उसी टाइम यह नृत्य किया जाता है। गीदड़ नृत्य प्रसिद्ध है कहाँ का? शेखावाटी का। कहाँ का प्रसिद्ध है? शेखावाटी का गीदड़ नृत्य प्रसिद्ध है। राजस्थान राज्य का आधिकारिक नृत्य है, राजस्थान का राज्य नृत्य आधिकारिक नृत्य है, सभी नृत्यों का सिरमौर, सभी नृत्यों का हृदय, रजवाड़ी नृत्य है। किसे बोला जाता है? सभी का सभी घूमर को बोला जाता है। किसे बोला जाता है? यह आप सभी को पता है, रजवाड़ी नृत्य, सभी नृत्यों का हृदय, नृत्यों का नृत्य, नृत्यों का सिरमौर, किसे बोला जाएगा? घूमर बोला जाएगा। ठीक है, अब आपको एक क्वेश्चन और इसमें बता देते हैं। क्या बताएं इसमें आपको? कि राज्य नृत्य जो घूमर है, इसके विकास के लिए, सन 1986 में गणगौर घूमर अकादमी की क्या की गई? स्थापना की गई। ठीक है, कथक क्या है अपना? शास्त्रीय नृत्य। कथक क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। अग्नि नृत्य कतरियासर में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? कतरियासर। कतरियासर कहाँ पर है? बीकानेर में है। कहाँ पर है? कतरियासर बीकानेर में। जसनाथी संप्रदाय के द्वारा यह नृत्य किया जाता है और फतेह उद्घोष के साथ में नृत्य किया जाता है। 13 ताली नृत्य कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है और रामदेव जी की आराधना में नृत्य किया जाता है। और वाद्य यंत्र 13 ताली जो नृत्य है उसमें वाद्य यंत्र होता है मंजीरा। 13 जो मंजीरे हैं अपने हाथ व पैर पर बांधकर कामड़ जाति की जो महिलाएं हैं वो नृत्य करती हैं। राइट आंसर अपना क्या हो गया? सी ऑप्शन नंबर 3 एकदम राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। कुछ क्वेश्चन ही बकाया है, क्लास में ऐसे ही बने रहे आप। ठीक है, निम्न में से कौन सा नृत्य बड़े नगाड़े की थाप के साथ में किया जाता है? बड़े नगाड़े की थाप, जो बड़ा नगाड़ा है, थाप बजेगी तो बम बजेगा, बम बजेगा तो नृत्य भी कौन सा होगा? बम नृत्य है। बम नृत्य एक गीत के साथ में किया जाता है, रसिया गीत, और इसीलिए इसे बम रसिया भी बोला जाता है। और बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? राजस्थान का जिला भरतपुर जिले का यह प्रसिद्ध है। भरतपुर के और भी याद रखना आप, नौटंकी और चरकुला। कौन से? नौटंकी और चरकुला भी कहाँ किया जाता है? भरतपुर में ही किया जाता है, ये भी आप ही याद रखना। अच्छा, मैंने अलवर के नृत्य आपको याद करवाए थे, याद है आप सभी को? अलवर के नृत्य किस किस को याद है? अलवर के नृत्य बताओ मुझे। एक तो है रणबाजा। कौन सा? रणबाजा। एक कौन सा है? रतबई। रणबाजा, रतबई, और एक कौन सा है? खारी। अच्छे से रट लेना। अलवर के रणबाजा, रतबई और खारी। भरतपुर के कौन कौन से हैं? नौटंकी, चरकुला और बम। बम को ही बम रसिया भी बोला जाता है क्योंकि ये रसिया गीत के साथ में नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरी है, ये चारी नहीं है, क्या है? चरी नृत्य का संबंध किस स्थान से है? चरी का संबंध किस स्थान से है, ये बता दो आप मुझे। चरी का संबंध किस स्थान से है? तब तक मैं बताती हूँ। चरी का जो है एक नृत्यांगना है, चरी की नृत्यांगना, उनका नाम क्या है? फलकूबाई। क्या नाम है? फलकूबाई। फलकूबाई का जो नाम है 2007 में गिनीज बुक में रिकॉर्ड किया गया था। कौन सी बुक में? गिनीज बुक में ये नाम रिकॉर्ड किया गया। क्यों किया गया? कब किया गया? 2007 में ये रिकॉर्ड किया गया। 2007 गिनीज बुक। 111 चरी अपने सर पर रखकर इन्होंने क्या किया था? नृत्य किया था। और चरी नृत्य राजस्थान में कहाँ का प्रसिद्ध है? किशनगढ़। कौन से स्थान का प्रसिद्ध है? किशनगढ़ का यह प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 41, लास्ट 5 क्वेश्चन है, फटाफट कर लेते हैं इन्हें भी। भीलों के किस नृत्य की नकली स्पर्धा जन्य युद्ध प्रदर्शित किया जाता है? अब नकली नृत्य कौन सा किया जाता है जैसे जिसमें युद्ध दिखाया जाता है? वो है नेजा। हाथी मना नृत्य कैसा है? विवाह का और युगल नृत्य। कैसा नृत्य है?
युगल नृत्य है, युगल नृत्य है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जालोर जिले में किया जाता है? अग्नि नृत्य अभी बताया, बीकानेर में किया जाता है। डांग करौली, हाथी मना, भीलों द्वारा। ढोल किया जाता है कहाँ पर? जालोर में। कहाँ किया जाता है ढोल नृत्य? जालोर में किया जाता है। नेक्स्ट है, कच्छी घोड़ी नृत्य के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? सत्य बताने हैं। यह एक महिला प्रधान नृत्य है, बिल्कुल गलत है, यह पुरुष प्रधान है। कैसा है? पुरुष प्रधान नृत्य है। यह राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र में आरंभ हुआ, एकदम सही है। विशेषतः विवाह के अवसर पर किया जाता है, एकदम राइट है। यह नृत्य शाहजहां के शासनकाल में शुरू हुआ, गलत है। शाहजहां के शासनकाल में तो एक नृत्य शुरू किया, उसका नाम क्या था? नाहर नृत्य शुरू किया गया। तो बी व सी ऑप्शन नंबर 2। और कच्ची घोड़ी नृत्य में क्या होता है? लकड़ी की काठ की घोड़ी होती है, उस पर यह नृत्य किया जाता है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है किस नृत्य से संबंधित है? ये जो प्रसिद्ध है, जोधपुर का प्रसिद्ध नृत्य है, जोधपुर का प्रसिद्ध नृत्य है। गणगौर के अवसर पर किया जाता है। चैत्र कृष्ण अष्टमी को किया जाता है। कब? चैत्र कृष्ण अष्टमी को यह नृत्य किया जाता है। सातल देव के समय इसकी शुरुआत की थी, सातल देव के समय शुरू किया गया इसे। और एक बात और करें, गुड़ले खां की याद में, किसकी याद में? गुड़ले खां की याद में इसकी शुरुआत की गई, ठीक है। और दीपक जलता है नृत्य गुड़ले खां की याद में कौन सा नृत्य हो गया? गुड़ला नृत्य, एकदम राइट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है आज का अपना कि राजस्थान का कौन सा नृत्य 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया? तो राजस्थान का एकमात्र नृत्य 2010 में यूनेस्को की अमूर्त धरोहर सूची में शामिल किया गया। कालबेलिया जनजाति के द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा? कालबेलिया नृत्य है। कालबेलिया नृत्य के अलावा कालबेलिया जनजाति और भी नृत्य करती है, उनका नाम क्या है? इंडोनी, और क्या है? पनिहारी। इंडोनी है, पनिहारी है, और है शंकरिया। कौन सा नृत्य है? शंकरिया। और कौन सा है? इंडोनी, पनिहारी, शंकरिया और बागड़िया नृत्य है, ठीक है। इंडोनी कौन से वाद्य यंत्र के साथ में अभी पढ़ा था? खंजरी वाद्य यंत्र के साथ में। पनिहारी पानी लेने जाती है जब महिलाएं, तब नृत्य, पानी लेने गई होती है तब नृत्य करती पनिहारी। शंकरिया कैसा नृत्य है? प्रेम से संबंधित नृत्य है, ये एक युगल नृत्य है जिसमें महिला व पुरुष दोनों नृत्य करते हैं, प्रेम से संबंधित है। बागड़िया, इसमें जो कालबेलिया जनजाति की महिलाएं हैं यह भीख मांगते हुए ये नृत्य करती हैं। तो ये चारों नृत्य भी किनके हैं? कालबेलिया जनजाति के हैं। अपना आंसर सही कौन सा हो गया? 2। और ये अपना आज का क्या था? लास्ट क्वेश्चन था। कर्तव्य बैच की अपनी कला एवं संस्कृति की सेकंड क्लास थी और आज की क्लास को अपने यही समाप्त करते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अच्छा, और इस क्लास की जो पीडीएफ है, इस क्लास की जो पीडीएफ है आपको जीके बाय अजय सर, जीके बाय अजय सर टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी, ठीक है। कब करवाई जाएगी? शाम को 9 बजे। 5 बजे क्लास है और 9 बजे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। चलो अब मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,